myself Dr. Priyanka. Today we are going to discuss about the theories of international trade. As we all know that there are 4 to 5 theories among international trade. हम लोग आज जो सबसे पहली थ्योरी शुरू करेंगे उस थ्योरी का नाम है मर्केंटिलिज्म. It is known as the doctrine of mercantilism. Now what is this theories of mercantilism? थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो है वो एक डोमिनेंट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है जो यूरोप से शुरू हुआ था. इसकी जो नींव है वो यूरोप से शुरू हुई थी. ड्यूरिंग 15 to 18th century वर्ल्ड ट्रेड वाज बीइंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन. 15th सेंचुरी से इसकी लगभग शुरुआत हो चुकी थी और इसी डॉक्ट्रिन के हिसाब से मर्केंटिलिज्म के हिसाब से ही हमारा वर्ल्ड ट्रेड चलता था. डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल. इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस था जो हमारा ट्रेड चलता था. देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड था शुरू से ही आज जैसा सिस्टम है वैसा नहीं था. पहले इसका जो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ही अलग थे. उसी में सबसे पहली और सबसे अर्लीस्ट थ्योरी का नाम है मर्केंटिलिज्म. इट फॉलोज द बिलीफ ऑफ नेशनलिज्म, प्लानिंग, कर्बिंग इंपोर्ट्स, promoting exports and increasing wealth and power to make a strong economy. अब ये जो मर्केंटिलिज्म है ये किस चीज के प्रिंसिपल्स को बेस करता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला तो ये नेशनलिस्ट आइडियाज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फेवर करता है कि हमने जो भी करना है अपने देश के लिए करना है, देश की डेवलपमेंट के लिए करना है. सेकेंड, दे बिलीव इन प्लानिंग. वो हर चीज की प्लानिंग करने में बिलीव करते हैं. थर्ड इज कर्बिंग इम्पोर्ट्स. दे वर अगेंस्ट इम्पोर्ट्स. वो इम्पोर्ट्स करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते. उनको ऐसा लगता है कि डू वॉट एवर यू हैव, डू विद द रिसोर्सेज वॉट एवर यू हैव. तो इम्पोर्ट्स को कम से कम कीजिए क्योंकि इनके हिसाब से इम्पोर्ट्स करने से आपके देश की करेंसी बाहर जाती है. तो वो इम्पोर्ट्स के खिलाफ थे. एंड दे वर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स. वो चाह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए क्योंकि एक्सपोर्ट्स करने से फॉरेन करेंसी आपके देश में आती है. दैट लीड्स टू डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग वेल्थ एंड पावर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. उनके हिसाब से अगर वेल्थ एंड पावर को इकोनॉमी में बढ़ाया जाए तो उससे इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. दैट मीन्स अगर एक देश में पैसा ज्यादा है, अगर एक देश में पावर ज्यादा है, अगर एक देश में एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए जा रहे हैं और इंपोर्ट्स कम किए जा रहे हैं और हर चीज प्लानिंग के साथ की जाए तो उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ मर्केंटिलिज्म कहा जाता है. इस थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी power of nation lies in its wealth which grows by acquiring gold from abroad. एक नेशन की ताकत किस चीज में है? वेल्थ में. इस थ्योरी को जो फेवर करने वाले लोग हैं, जो मर्केंटिलिस्ट हैं, वो क्या बिलीव करते थे? वो ये बिलीव करते थे कि हमारे देश में अगर ज्यादा से ज्यादा हम गोल्ड रखें, चाहे वो हम बाहर से जो है एक्वायर करके लाए हों, अपने देश का गोल्ड हो या जैसे भी किसी भी फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में हमें अपनी वेल्थ इकट्ठी करनी है जो तभी पॉसिबल है जब हम अपने एक्सपोर्ट्स ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट्स को कम करेंगे. अगर हमारे इंपोर्ट्स कम है और हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ज्यादा वेल्थ का मतलब इनके लिए था एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. Second, gold could finance military expeditions and exports would create employment. ये एक और चीज मानते थे कि गोल्ड जो है हमारे मिलिट्री के खर्चे जितने भी हैं वो सब उठा सकते हैं एंड एक्सपोर्ट्स की वजह से रोजगार मिलता है देश के लोगों को. ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. तो गोल्ड विल लीड टू मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड एक्सपोर्ट्स विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट एंड इन रिजल्ट द इकोनॉमी विल बी strong enough. Third is England began with the first large scale and integrative approach to mercantilism. सबसे पहले जो देश जिसने एक बहुत ही वाइडर लेवल पे मर्केंटिलिज्म को फेवर किया था, एक लार्ज स्केल पर मर्केंटिलिज्म की डॉक्ट्रिन को अपने देश में अप्लाई किया था और एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ इसने इसको एक्सेप्ट किया था, वो था इंग्लैंड. इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने इसको बहुत ही अच्छे से 100% अप्लाई किया था अपने देश में. Now, who got benefited from this doctrine? किन किन देशों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे? इसमें से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाला मर्केंटिलिस्ट थ्योरी से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसने उठाया वो था ग्रेट ब्रिटेन. Great Britain enjoyed the maximum benefits of mercantilism because reason क्या था इसके पीछे? क्योंकि इसकी जितनी भी एम्पायर कॉलोनीज थी
उनके साथ ये लोग किस तरीके से ट्रेड करते थे। एज यूजुअल जैसे पुराना हमारा चलता आ रहा है हमेशा से कि रॉ मटेरियल सप्लायर बना दो एम्पायर कॉलोनीज को और मार्केट भी बना दो फिनिश प्रोडक्ट के लिए, जैसे ब्रिटेन ने हमारे इंडिया के साथ किया था। इन्होंने अपनी सारी एम्पायर कॉलोनीज को जस्ट अ रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रख दिया, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के लिए एक फिनिश प्रोडक्ट मार्केट भी बना दी कि हम उनसे सस्ता खरीदेंगे और उन्हीं के देश में जाके महंगा बेचेंगे। तो ये एक ऐसा फिलॉसफी को अपनाने वाला कंट्री था जिसने मर्केंटलिज्म से काफी बेनिफिट उठाया। चाइना रैंक्स एज द मोस्ट मर्केंटलिस्ट नेशन। चाइना भी एक बहुत ही बड़ा मर्केंटलिस्ट नेशन था जिसने बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाए हर चीज से। Then is your India, Indonesia and Russia and also few traces of doctrine of this doctrine were favored. India, Indonesia जैसी countries में भी कुछ ये चीजों को फेवर किया गया था। मर्केंटलिज्म के कुछ ट्रेसेस इन कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। Now if we talk about the criticism, now criticism of mercantilist, obviously जब ये 2-3 सेंचुरीज के बाद इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया और इसको क्रिटिसाइज करने वाले सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ along with डेविड रिकार्डो। एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को एक फुलिश थ्योरी कह के इंसल्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही फुलिश थ्योरी है और साथ ही साथ उनको जो कॉम्पेंसेट इसी चीज में कॉम्प्लीमेंट किया वो किया डेविड रिकार्डो ने। उन्होंने भी इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए वेलफेयर के ऊपर स्ट्रेस किया और उन्होंने ये कहा कि I am rejecting this theory stressing on welfare of individual which in turn increases welfare of nation। वो ये कहते थे कि अगर आप एक इंडिविजुअल का वेलफेयर देखेंगे तो इन टर्न आपका नेशन का वेल्थ अपने आप ही हो जाएगा। आप क्यों खाली एक देश को चलाने के लिए इतने सेल्फिश हो रहे हैं कि खाली आप उसको ये सोच रहे हैं कि मुझे वेल्थ इकट्ठा करना है, मुझे पावर इकट्ठी करनी है, हर चीज हमें एक्यूमुलेट करना है। नो, दिस इज नॉट द थ्योरी। इस थ्योरी का उनके क्रिटिसिज्म उनकी नजरों में सबसे ज्यादा ये था कि ये थ्योरी वेलफेयर को स्ट्रेस करती है इंडिविजुअल के और इसी से अपने आप ही नेशन का वेलफेयर हो जाएगा। They also criticize the thought of no interference of government. Obviously, mercantilist कहता था कि हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मगर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तब तक एक इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी कभी भी नहीं बन सकती। And last is mercantilists fail to realize that simultaneous export promotion and import regulation is not at all possible in all the countries. And this is a very fact thing कि mercantilists जो ये कहते थे कि हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इंपोर्ट को कंट्रोल करना है, ये दोनों चीजें क्या एक साथ पॉसिबल है किसी भी कंट्री के लिए कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट भी करते रहे और इंपोर्ट को रेगुलेट कर लें? नहीं, ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। एंड along with that only gold possession won't enhance the welfare of people। खाली एक गोल्ड को ही पोजेस करके रखना, इकट्ठा करके रखना कभी भी देश का वेलफेयर नहीं करेगा। क्योंकि आप इसे खुद समझिए, अगर आप एक देश के वेल्थ को एक्यूमुलेट करते जाते हैं उसको एज अ ट्रेजर बना के रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर हम एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी नीड मनी इन फ्लो, हमें सर्कुलेशन में चाहिए पैसा। अगर पैसा सर्कुलेशन में रहेगा then only people will invest and then only production will happen, and if production will happen it will create employment and hence goods and services will be created in an economy। तो इसी से सर्कुलेशन चलता है इकोनॉमी का और तभी एक इकोनॉमी डेवलप करेगी, तभी वो ट्रेड करेगी ना। तो अगर मर्केंटलिस्ट के रूल्स को हम फॉलो करें, अगर इनके टेनेंट्स को हम फॉलो करें तो इनके हिसाब से तो बस वेल्थ को एक्यूमुलेट करते जाइए। अगर वेल्थ को आप एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो हेंस यहाँ पर मर्केंटलिस्ट की थ्योरी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। तो ओवरऑल इफ वी कंक्लूड दिस थ्योरी तो मर्केंटलिज्म एक ऐसी डॉक्ट्रीन है जो 15th सेंचुरी से शुरू हुई थी और 18th सेंचुरी तक चली, और इस डॉक्ट्रीन के अंदर इन्होंने ये बताया कि हम लोग एक कंट्री की पावर जो है वो बिलीव करते हैं कि उसके वेल्थ में है, उसके एक्सपोर्ट्स में है, जो एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, और इंपोर्ट्स को रोकने में है। तो बेसिकली दिस इज द टेनेंट ऑफ मर्केंटलिज्म एंड ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के खिलाफ थे। साथ ही साथ ये लोग ये भी कहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है दूसरी कंट्रीज से खाली वो चीजें लेनी चाहिए जो हमें जरूरत है और उन्हीं को मार्केट बना के हमें बेचना चाहिए। एंड एट द एंड एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो जैसे इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया एंड
आफ्टर दैट इन 18th सेंचुरी लास्ट के 30-40 इयर्स मर्केंटलिस्ट को रिप्लेस किया फिजियोक्रेट्स ने, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी. थैंक यू सो मच.